गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 9th क्लास में जो न्यू कोर्स है हमारा जो चेंज होगा उसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर फर्स्ट के। हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास मैटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे। हमारा जो कल लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें स्पेशली जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो कौन सा टॉपिक से था? इवेपोरेशन से। किससे? इवेपोरेशन। मैंने आप लोगों को इवेपोरेशन का मीनिंग क्या समझा दिया था? सिंपल सा क्या मीनिंग था? एक ऐसा फिनोमेना, आपको फिनोमेनन वर्ड याद नहीं रहता कि कौन सा फिनोमेना फिनोमेना मैम याद नहीं हो रहा है तो आप प्रोसेस लिख सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस जो कब होगा? जब नेचुरली उसको लाइट मिल रही है, हीट मिल रही है। और बेस्ट एग्जांपल, आप एक पॉन्ड को देखोगे या एक छोटा सा मग जो है जो ऊपर छत पे रखा हुआ है उसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है और धूप गिर रही है, उस पर हीट मिल रही है, तो वो उड़ जाएगा कुछ दिनों में, उड़ जाएगा, 1-2 दिन में पूरा खत्म। दैट इज इवेपोरेशन। फिर मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस दिए थे उसमें 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एक तो इवेपोरेशन पे किसका इफेक्ट हो सकता है और एक इवेपोरेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इवेपोरेशन का इफेक्ट तो क्या था? कूलिंग। हमेशा इवेपोरेशन के इफेक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ कूलिंग से रिलेटेड आएगा। मे बी डेजर्ट कूलर, मे बी अर्थन पॉट, मे बी कॉटन क्लोथ्स, कुछ भी जो टॉपिक्स कल मैंने आपको समझाए थे, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन वाटर बॉटल, ये सारे टॉपिक्स जो थे ये इवेपोरेशन के इफेक्ट थे। कौन से इफेक्ट थे? कूलिंग इफेक्ट। जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। एक तो मैंने आप लोगों को कॉटन क्लोथ का क्वेश्चन पूछा था और एक मैंने आपको वाटर कूलर का क्वेश्चन पूछा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, वाटर कूलर में कूलिंग क्यों फील होती है? फैन भी आपको गर्मी से बचा सकता है, फिर हम कूलर क्यों लगाते हैं? सिंपल सा है, बाहर इतनी गर्मी है तो हवा बिल्कुल सूखी ड्राई रहती है, बिल्कुल सूखी, कोई मॉइस्चर नहीं होता। अब आपने चला दिया कूलर। जब हम कूलर ऑन करते हैं तो कूलर की जो एजेस होती हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, जिनको आप हिंदी में टाटियां कहते हो, होता है ना वो कॉर्नर्स जिस पे पानी गिरता है, उसके ऊपर जब पानी गिर रहा है और बाहर से जब फैन ड्राई एयर को खींच रहा है तो गिरने वाला पानी और आने वाली ड्राई एयर कांटेक्ट में आ जाती है और वो सूखी हवा बिल्कुल पानी को खींच लेती है। आपने स्पॉन्ज देखा है? स्पंज जो उसमें भरा हुआ होता है सोफा वगैरह में, आप उसे पानी में डाल दो, थोड़ी देर बाद वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल ड्राई था इसी रीजन से। एज इट इज ड्राई एयर जो है वो फैन की तरफ से आ रही है, खींची जा रही है और एजेस पे गिरने वाले पानी को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है। अब वो बिल्कुल मॉइस्ट हो गई, ठंडी हो गई। अब वो ठंडी हवा हमारे तक फेंकी जा रही है, फैन हमारे साइड थ्रो कर रहा है, तो हमको कूलिंग फील हुई। बट यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ कि नहीं हुआ? ड्राई एयर जब बाहर के मॉइस्चर को या पानी की बूंदों को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो इवेपोरेशन के कारण ही हो रहा है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको दिया था, कॉटन क्लोथ ही क्यों प्रेफर किए जाते हैं समर में? जैसा अभी गर्मियां चल रही तो हम कॉटन पे, नायलॉन सिल्कियों क्यों नहीं पहना जाता? बिकॉज वो बहुत थिक कपड़ा होता है। और जब थिक कपड़ा है और आपको पसीना आ रहा है तो बाहर की हवा आपके पसीने को सोखेगी कैसे जब आपकी बॉडी पे इतना थिक कपड़ा आपने वेयर किया हुआ है? तो सिंपल सा कि अगर हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो वो इतना थिन फैब्रिक होता है, कोरस होता है, छेद होते हैं, तो जब हमें पसीना आता है और बाहर पंखा चलाते हो या कोई भी हवा टकराती है आपकी बॉडी से तो ड्राई एयर आपकी बॉडी में से मॉइस्चर को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। जब ड्राई एयर आपकी बॉडी के टच में आती है और स्वेट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो आपको कूलिंग फील होती है। दैट इज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। सो वी प्रेफर द कॉटन क्लोथ्स इन समर। इस रीजन से ही हम गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना प्रेफर करते हैं। फिर मैंने आपको दिया था कि इवेपोरेशन पे भी किसी चीज का इफेक्ट होता है क्या? हाँ जी, इवेपोरेशन पे भी बहुत सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ सकता है इवेपोरेशन? सबसे मेन मैंने आपको बोला था कि एक पॉइंट याद रखना कि सिर्फ ह्यूमिडिटी, इट मींस उमस, सिर्फ एक उमस पड़ने पर ही इवेपोरेशन डाउन जाता है, यानी ये एक दूसरे के अपोज होते हैं। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा। बाकी चाहे कोई भी पॉइंट हो, चाहे आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आप विंड स्पीड बढ़ा रहे हैं, कुछ भी, हवा तेज चल रही है, बहुत तेजी से आंधी चल रही है और नीचे पानी का टब भरा हुआ है, अब वो सूखी आंधी क्या करेगी? जितना बड़ा टब होगा ना उतनी जल्दी से पानी को लेके चली जाएगी, तो इवेपोरेशन बढ़ गया। इट मींस अगर विंड स्पीड बढ़ती है, हवा की गति में तेजी आती है, तो इवेपोरेशन में भी तेजी आ जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या था अपना? सेकेंड पॉइंट था हमारा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें। अब टेम्परेचर बढ़ाने का क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सा है कि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने से एयर बिल्कुल ड्राई हो जाती है और ड्राई एयर वाटर के कांटेक्ट में जितनी बार आएगी उतना ही ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगी, तो इवेपोरेशन बढ़ गया क्योंकि पानी सूख रहा है। थर्ड पॉइंट अपना क्या था? थर्ड पॉइंट अपना था सरफेस एरिया और विंड स्पीड के साथ साथ ही, सॉरी, सरफेस एरिया, बड़ा बॉक्स बड़ा इवेपोरेशन, छोटा बॉक्स छोटा इवेपोरेशन, तेज हवा ज्यादा इवेपोरेशन, कम हवा
कम इवेपोरेशन. एंड द थर्ड वन इज मोर टेम्परेचर, मोर इवेपोरेशन, लेस टेम्परेचर, लेस इवेपोरेशन. तो ये तीनों तो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं. बट ह्यूमिडिटी, जहां पर मॉइस्चर पहले से ही एयर में प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी कब आती है, उमस कब बढ़ जाती है, जब सडन बहुत तेज गर्मी थी और एकदम से बारिश आई. जैसे अभी कुछ दिनों से अपने मौसम चेंज आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, गर्मी थी और बारिश आ गई. अब बारिश जब पानी की बूंदें जमीन पे गिरी तो गर्मी जो थी, हीट जो थी जमीन के अंदर, वो बाहर आ रही है, क्योंकि पानी एंटर हो रहा है तो गैस बाहर आना शुरू होती है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. अब बारिश की बूंदें नीचे जा रही थी और यहाँ ड्राई एयर थी, तो ड्राई एयर ने उन पानी की बूंदों को पैक कर लिया खुद में. इट मीन्स हवा इस टाइम गीली थी, मॉइस्ट थी. अब हमको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही, उस पसीने को हम फैन के नीचे चला के बैठ गए, बट फिर भी हम हाथ लगाएंगे तो स्टिकी सा फील होता है. वाई? बिकॉज वो पसीना सूखने में हमारा टाइम लग जाएगा. मॉइस्ट गीली गीली जो हवा होती है वो आपके बॉडी पे से स्वेट को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाएगी, बिकॉज उसके पास पहले से ही पानी है. वो आपके पानी को क्यों एब्जॉर्ब करेगी? इट मीन्स जब एयर के अंदर रेनी वाटर का मॉइस्चर बढ़ जाता है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है, और ह्यूमिडिटी का बढ़ना इवेपोरेशन को घटा देता है, यानी डिक्रीज कर देता है. फिर मैंने आप लोगों को वो दिया था केल्विन और सेल्सियस, जिसमें मैंने आपको एक सिंपल सा पॉइंट बोला था कि के से लेके अगर मुझे सी चेंज करना है और सी से अगेन क्या चेंज करना है, के. तो के का मतलब ही क्या है, प्लस 273. अब ये कितना भी दे रखा हो आपको, सेल्सियस 70 दे रखा है, तो इसमें प्लस कर दोगे ना 70 के अंदर 273, तो के आ जाएगा. और अगर आपको के दे रखा है और ये पूछा, तो जो भी दे रखा है उसमें से माइनस 273 कर दो, तो ये आ जाएगा. यानी कि अगर मुझे केल्विन किस में चेंज करना है, सेल्सियस में, तो मैं माइनस 273 कर दूंगी, जो भी टेम्परेचर गिवन होगा उसमें से. तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, टेम्परेचर को माइनस करते ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सी की. और जो भी टेम्परेचर गिवन है, अगर मुझे क्या बनाना है, सी से के बनाना है, तो मैं प्लस 273 कर दूंगी गिवन टेम्परेचर में, तो मेरे पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी. तो ये हुआ हमारा लास्ट जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्रिएट करे थे मैंने या पुट किए थे, जो आपको दिए गए थे उनके आंसर्स. अब हम लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द लिविंग, और जो भी कोई भी लिविंग पार्ट है, कुछ भी किसी भी लाइफ को ओरिजिनेट करना है, आगे चलाना है, उसकी बिगनिंग है, तो कब है, क्यों है. एक सिंपल सा वर्ड आता है, दैट इज सेल. क्या आता है, सेल, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका. क्या है एक सेल? सेल का मतलब क्या है बताइए, कभी सुना आप लोगों ने सेल क्या होती है? चलो एक बात पूछते हैं कि एक बिल्डिंग बन रही है. एक बिल्डिंग जब बनती है तो क्या डायरेक्ट बड़े बड़े पिलर लगा करके बिल्डिंग बना देते हैं, या एक पहले नींव रखी जाती है? हमेशा एक फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है, नींव रखी जाती है किसी भी चीज को बनाने के लिए. अगर एक गड्ढा बनाया जा रहा है और उस पर बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो पहले सारी जगह पे क्या सेट कर दिया जाएगा, ब्रिक्स लगा दी जाएगी, जिसे हम फाउंडेशन या नींव कहते हैं, कि वहां पे हमने नींव रख दी. अब एक के बाद सीमेंटेड करके हम एक के ऊपर एक ब्रिक्स को जमाना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे एक वॉल क्रिएट हो जाएगी, और उस वॉल के बनने के बाद में आप एक बिल्डिंग प्रॉपर्ली बना सकते हो. हाँ या ना, बना सकते हैं. तो सेल भी कुछ ऐसा ही है. अगर हमारी बॉडी को हम एक बिल्डिंग मान लें, तो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, दैट इज सेल. कुछ समझे? एक सिंपल से एग्जांपल कि अगर आप किसी बिल्डिंग को बना भी रहे हो, अगर एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले नींव रखी गई थी ब्रिक्स के थ्रू, और ये ब्रिक एक के ऊपर एक क्या कर दी गई, सेट कर दी गई. और जब ये ब्रिक्स एक के ऊपर एक सेट हो गई, तो प्रॉपर एक बिल्डिंग फॉर्म हो गई. तो ये छोटा सा जो ब्रिक है, ये एक तरह सेल की तरह बिहेव करता है, और ये बिल्डिंग जो है, ये हमारी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, किसी की भी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी है. इट मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करने या ऑर्गेनाइज करने में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट काम आती है, वो क्या है, सेल. तो सेल हुआ क्या, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. क्या है ये, एक स्मॉलेस्ट यूनिट. याद आ रहा है, हमने केमिस्ट्री में एटम पढ़ा है ना. एटम में भी अपन कुछ ऐसा ही लिखते हैं ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिखते हैं ना. अच्छा, इसको स्मॉलेस्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज इसी से आगे मॉलिक्यूल, कंपाउंड या अदर कोई भी सब्सटेंस फॉर्म होना है. एज इट इज, अगर आपको किसी भी क्या बनानी है, लिविंग बॉडी की स्टडी करनी है, मुझे कुछ भी पढ़ना है, कोई लायन है, कोई टाइगर है, पैंथर है, लेपर्ड है, हम है, पेड़ है, कुछ भी,
कोई भी लिविंग थिंग है तो उसका फॉर्मेशन हमेशा किसी ना किसी नींव से रखा जाएगा ना, कोई ना कोई तो और उसकी बिगिनिंग पॉइंट होगा। तो बिगिनिंग जो यूनिट जो उसको सेट करेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो क्या कहलाती है? वो सेल कहलाती है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हुआ सेल का डेफिनेशन। तो सेल का प्रॉपर डेफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा सा यूनिट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाता है बेटा? सेल कहलाता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज सेल, वो सेल कहलाएगा या जाना जाएगा। ओके, अब क्या हमने हमारी मर्जी से सेल का डेफिनेशन बना लिया क्या? नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए तो 9th के बेसिस पे अगर देखा जाए कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सेल से रिलेटेड। अच्छा, अगर ये स्मॉलेस्ट है, क्या हम एटम को अपने नेकेड आइज से देख सकते थे क्या? नहीं, एज इट इज ये भी नेकेड आइज से विजिबल नहीं होता है। सेल भी आपको नेकेड आइज से विजिबल नहीं होगी। मुझे ये थोड़ी ना दिख रहा है ये मेरी स्किन की सेल, ये इनको मैंने जोड़ा तो स्किन बनी होगी। नो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल एक बेसिक यूनिट तो है, बट वो बेसिक यूनिट आपको नेकेड आइज से विजिबल नहीं है, यानी नग्न आंखों से आप उन्हें नहीं देख सकते। इट मींस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो दैट इज अ बेसिक यूनिट। क्या है ये? एक बेसिक यूनिट है विच इज नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। ये नेकेड आइज को विजिबल नहीं होती। अब अगर नेकेड आइज को विजिबल नहीं होती तो फिर कैसे देखा? इसको माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। किसमें विजिबिलिटी शो होगी इसकी? माइक्रोस्कोप में। आप लोगों को जब यहाँ पर ऑफलाइन लैब में ले जाया जाएगा और सेल दिखाई जाएगी तो माइक्रोस्कोप जो है उसमें अनियन सेल को दिखाया जाएगा और एक दो सेल्स और दिखाई जाएंगी, तो माइक्रोस्कोपिक विजिबिलिटी इसमें होती है। अब बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनने हर चीज को स्टडी करना चाहा कि क्या है, आखिर हम बने कैसे हैं, क्या क्या जुड़ा होगा जब ये बना होगा। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिनने इसके बारे में थ्योरी दी थी, जिसमें सबसे पहले थे जो नॉन लिविंग सेल के बारे में जिन्होंने बताया वो थे रॉबर्ट हुक। अब मैम नॉन लिविंग क्या होता है? भाई लिविंग और नॉन लिविंग तो हम पहले से जानते हैं, जिसे हम सजीव और निर्जीव वस्तुएं कहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट। लिविंग क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग दो सेल्स होती हैं, एक होता है लिविंग सेल और एक होता है नॉन लिविंग सेल। लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। लिविंग सेल क्या है? जो रेगुलरली क्या शो कर सकती है भाई? ग्रोथ शो कर सकती है। जो क्या शो कर सकती है? डिवीजन शो कर सकती है। यानी रेगुलर एक सेल है, टूटी, दो बन गए, दो फिर टूटी तो इससे दो बनी, और इससे भी दो बनी तो चार बन गई, फिर टूटी फर्दर डिवाइड हुई, तो रेगुलरली ग्रोथ भी करती जा रही है और डिवीजन भी शो कर। तो ऐसी सेल्स जो डिवीजन के थ्रू ग्रोथ शो कर सकती हैं वो लिविंग सेल्स हैं। नॉन लिविंग सेल्स जो ना तो क्या होती हैं? डिवीजन शो करती हैं, और जब डिवीजन ही नहीं हो रहा तो क्या शो नहीं करती? ग्रोथ भी शो नहीं करती, वो नॉन लिविंग पार्ट होता है। अब इन दोनों ही सेल्स के बारे में कि लिविंग और नॉन लिविंग किसने सर्च किया? सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को जो देखा गया था, ये देखा गया था एक कॉर क्या बाक में। किसमें? ट्री बाक में, यानी कि पेड़ की छाल में। पेड़ की एक छाल ली, उसकी पतली सी स्लाइस निकाली गई और उसे इलेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। तो इलेक्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप जो था उसमें ट्री की जो छाल थी उसमें उन्होंने देखा, जैसे आप लोग जब अनियन पील देखोगे ना, जब प्याज के छिलके की हम लेयर देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ऐसा हेक्सागोनल टाइप की सेल्स दिखाई देंगी, इस टाइप से दिखाई देगा सेट हुआ हुआ। समझ रहे हो आप लोग कुछ? तो इस टाइप की एक सेल का बंच दिखाई देगा। तो जो ये सेल्स का बंच बना, ये गुच्छा दिखाई दे रहा था, उसमें हर एक सिंगल पार्ट को क्या कहा गया? सेल कहा गया। तो ट्री के अंदर वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी के, हनी बी के कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, मधुमक्खी का छत्ता इस तरीके से सेट हुआ होता है, छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं और एक के नीचे एक ऐसे सेट हुए हुए होते हैं इस तरीके से। तो जो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे यानी हनी कॉम्ब की ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही थी, उसमें हर एक अपार्टमेंट जो था या हर एक छोटा सा पार्ट जो था उसको ट्री की बाक में सेल बोला गया। और नॉन लिविंग सेल को सर्च करने वाले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनने उनके बारे में बताया था, दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक।
जिन्होंने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल के बारे में बताया वो रॉबर्ट हुक थे, और उसके बाद में जो सेकंड साइंटिस्ट आए थे वो थे ल्यूविन हुक। ल्यूविन हुक, ल्यूविन हुक, समझे? तो नॉन लिविंग तो रॉबर्ट हुक ने सर्च बता दी थी कि नॉन लिविंग सेल जो है वो रेस्पिरेट नहीं कर पा रही, ग्रोथ नहीं कर पा रही। इनका पूरा नाम था, इसको वैसे तो आप एवी लिख सकते हो, बट इनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक जो थे उन्होंने लिविंग सेल के अंदर लिविंग सेल को सर्च किया। तो ये सर्च कहाँ किया गया? ये किया गया पॉन्ड, तालाब में। क्या थे? कुछ बैक्टीरियाज। क्या थे? बैक्टीरियाज। उन बैक्टीरिया लिविंग सेल्स के बारे में किसने बताया? ल्यूवेनहुक ने, जिनने बोला कि एक लिविंग सेल है बिकॉज ये रेगुलरली डिवीजन भी शो कर रही है, और अगर डिवीजन हो रहा है किसी सेल में और टुकड़े टुकड़े हो रही है, फिर फर्दर टुकड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो फैल रहा है, तो ग्रोथ शो कर रही है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सेल्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया। नॉन लिविंग रॉबर्ट हुक के थ्रू शो की गई, और लिविंग पार्ट जो है वो ल्यूवेनहुक या एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक के थ्रू शो किया गया। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने लिविंग नॉन लिविंग बता दिया, तो कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया कि आखिर सेल है क्या, हम सेल को किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट हमारा इस चैप्टर से बनेगा, सॉरी फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट सेल डेफिनेशन हुई, सेकंड जो हुआ वो हुआ लिविंग और नॉन लिविंग सेल क्या होती है, थर्ड पॉइंट हुआ लिविंग नॉन लिविंग को सर्च करने वाले साइंटिस्ट के बारे में। अब आते हैं हम हमारे चैप्टर के फोर्थ पॉइंट। जो हमारे चैप्टर का फोर्थ पॉइंट बनता है वो है कि सेल थ्योरी क्या थी। किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे अब अपन। तो फोर्थ पॉइंट इज द सेल थ्योरी। सेल के बारे में दिए गए कुछ पॉइंट्स जो दो साइंटिस्टों ने मिलकर के दिया। दो साइंटिस्ट, श्लीडेन या श्लाइडेन एंड श्वान, श्लीडन एंड श्वान, ये दो साइंटिस्ट थे जिनने क्या दिया था? सेल थ्योरी। क्या दी थी बिट्टा जी? सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी देने का इनका क्या मकसद था? ये प्रॉपरली सेल थ्योरी में बताना चाहते थे कि सेल क्या है, सेल के बेसिक पॉइंट क्या होने चाहिए, एक सेल कैसी दिखाई देती है। जैसे हमने एटॉमिक थ्योरीज पढ़ी, एटम तो पहले भी बताया जा चुका था कि एक बेसिक यूनिट है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, बता चुके थे ना। उन्हीं पॉइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। इन्होंने, श्लाइडन एंड श्वान ने 2 to 3 पॉइंट्स दिए थे खुद की थ्योरी के अंदर। जो श्लाइडन थे ये तो जूलॉजिस्ट थे, जो श्लीडन जो थे ये तो बॉटनिस्ट थे। ये क्या थे? एक बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कौन होता है? जो प्लांट सेल की स्टडी करता है। और श्वान जो थे ये एक जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? जूलॉजिस्ट, जो किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। किसकी? एनिमल्स की। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या करा? इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के सेल थ्योरी दी। अब जब नाम से इनको समझ में आ रहा है कि भाई एक तो बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था, तो एक तो प्लांट की स्टडी कर रहा होगा, एक एनिमल की। तो इन दोनों सेल से रिलेटेड इनने सेल का सबसे पहला पॉइंट वो ही बनाया जो हमने सेल का डेफिनेशन पढ़ा है। दैट मीन्स सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग पार्ट को अगर हम देखें, किसी भी लिविंग पार्ट को अगर देखा जाए तो सेल इज अ बेसिक यूनिट। क्या है? ये एक बेस है किसी भी चीज का, बेसिक यूनिट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर बनाया जाएगा तो उसका बेसिक यूनिट जो होगा वो क्या होगा? सेल होगा। अगर सेल एक बेसिक यूनिट है तो इसका मतलब सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। तो एक बेसिक यूनिट तो हुई, साथ में क्या हुआ? एक या एक से ज्यादा, जो सेकंड पॉइंट दिया गया, वन और मोर सेल्स क्या बनती हैं? एक दूसरे से क्या होती हैं? कंबाइन हुई हुई होती हैं। क्या हुई हुई होती हैं? कंबाइन। जब ये कंबाइन होती है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? टिश्यू का। किसका? टिश्यू का। लाइक ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक दूसरे से जुड़ गई तो क्या बन गया? टिश्यू। अब टिश्यू के ग्रुप एक दूसरे से जुड़ने शुरू हुए तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर के क्या बन जाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म।
इट मीन सेकंड पॉइंट क्या बना उनकी सेल थ्योरी का कि वन और मोर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए एक या एक से ज्यादा सेल्स क्या होती हैं, जुड़ जाती, क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, जो इनका थर्ड पॉइंट था वो मेन था, जो इनका थर्ड पॉइंट ऐड हुआ, कंबाइन टू फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या किया गया, सेल्स को जोड़ा गया। अब आता है इनका मेन थर्ड पॉइंट जो कि मेन है, वो है न्यू सेल, जो नई सेल बनेगी आपकी बॉडी में, दैट इज अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर एक नया सेल बन रहा है तो वो राइज होगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से या बनेगा प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मैंने इस पेन को तोड़ दिया तो क्या यही पेन नए पेन को बना पाएगा क्या? इसका रिफिल में भी यूज आ जाए, इसकी इंक में भी यूज आ जाए, बट इसका खोल तो बाहर का कवर तो आपने तोड़ दिया। आप लोगों ने लिजर्ड देखी होगी, छिपकली के बारे में छिपकली देखी होगी। जो छिपकली होती है वो छिपकली क्या करती है, लिजर्ड क्या करती है, वो लिजर्ड उसकी टेल टूट के गिर जाती है तो वो अपनी टेल को वापस से बना लेती है, कुछ दिनों में बना लेती है ना। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज हमेशा बॉडी के अंदर कुछ जगह पे सेल्स ऐसी होती हैं जो न्यू सेल्स बनेंगी बॉडी में। मैंने ऐसे क्लैप किया तो एक क्लैप करते मेरी पाम की जितनी भी सेल्स थी, मेरे हाथ की हथेली की जितनी सेल्स थी, काफी सेल्स डिस्ट्रॉय हो गई। हल्का सा आपने ऐसे भी किया तो यहाँ से सेल डिस्ट्रॉय हुई और डिस्ट्रॉय होते ही कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्या हो जाता है, रिफॉर्मेशन हो जाता है। बट हुआ कहाँ से आई वो नई सेल्स, जो पहले की सेल्स होती हैं ना, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थी, जो वहां प्री एग्जिस्ट कर रही थी, वो खत्म होने से पहले क्या कर जाती हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर जाती हैं। तो ये श्लाइडन श्वान सेल थ्योरी जो थी, इनके तीन पॉइंट, जो बेसिक 3 पॉइंट बनते हैं वो थे कि सेल जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट है। सेकेंड पॉइंट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए एक या एक से ज्यादा सेल्स कंबाइन होती हैं। और थर्ड पॉइंट कि हमेशा न्यू सेल जो है दैट इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब हमेशा एक नया सेल किसी पुराने सेल से ही फॉर्म होता है। यहां तक समझ आया? अब हम लेते हैं कि इन दोनों के बाद में भी क्या किसी ने कुछ हेल्प करी इस थ्योरी में? हाँ जी, करी थी। जो श्लाइडन थे हमारे, श्लाइडन श्वान, इनकी थ्योरी में थोड़ा सा चेंज किया गया। ये आपको उस पॉइंट में आपकी बुक में मिलेगा, आप लोगों ने बुक खरीद ली होगी जहां तक है सबने। विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे, श्लाइडन एंड श्वान, इनने जो सेल थ्योरी दे दी, उसके बाद में विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे। कई बुक्स के अंदर आपको ये नाम इस तरीके से मिलेगा, ऐसे, दैट इज विर्चोफ और विर्चो। आपको जो लिखना है ये लिखना है, ठीक है? तो विर्चो जो थे उनने क्या किया, विर्चो ने कोई चेंज नहीं किया, उन्होंने कहा ये तीनों पॉइंट इनके तरफ से सही बोले गए। जो उन्होंने पॉइंट ऐड करवाया, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेल थ्योरी जो है उसको क्या कर दिया इन्होंने, एक्सपेंड कर दिया, यानी बढ़ा दिया। इनने फोर्थ पॉइंट ऐड करा कि सेल जो है उसके 2 पॉइंट होंगे, एक तो होगी प्लांट सेल और एक होगी एनिमल सेल। जो इन्हीं से आ रहा था भाई, ये तो बॉटनिस्ट थे तो ये प्लांट सेल पढ़ रहे थे, ये एनिमल सेल पढ़ रहे थे, बट ये लिख नहीं पाए। तो विर्चो ने एक पॉइंट ऐड करा कि प्लांट और एनिमल सेल होंगे। हम इसमें एक फिफ्थ पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि एक तो कैसी सेल होगी, कुछ ऑर्गेनिज्म तो कैसे होंगे, यूनिसेल्यूलर, और कुछ कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर। कि मैम ये नया वर्ड आ गया, अब इसका मतलब बताइए। अभी हमने पढ़ा कि श्लाइडन श्वान ने क्या बोला था कि एक या एक से ज्यादा सेल्स मिलेंगी ना तो क्या बन जाएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना है, किससे बना है बेटा जी, एक सिंगल सेल से, तो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि सिंगल, यहां वर्ड आ रहा है मल्टी, इट मींस मोर देन वन सेल। एक से ज्यादा सेल्स जो होंगी वो किसको बनाएंगी, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हम है।
हमारी आईज की सेल अलग है बिकॉज हमारी विजिबिलिटी में हेल्प कर रही है, स्मेल करते हैं, नोज सेल्स अलग है, स्किन की सेल अलग है, पाम अलग बनी है, हर सेल हर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए है हमारी बॉडी। तो जब हर सेल का फंक्शन अलग है, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है। एक ही सेल से सब कर रहे हैं, उसी से खाना भी खा रहे हैं, उसी से एक्सक्रीशन चल रहा है, वो ही रेस्पिरेशन में हेल्प करी, लाइक अमीबा। एक ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आप लोग जो रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखिए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक ऐसी सेल जो उसमें पूरा मेटाबॉलिज्म संभाल रही है, सांस लेना, एक्सक्रीट, कुछ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करना, कुछ खा लेना, एक स्किन है, ऐसी एक सरफेस है, इसी से कुछ एंटर होगा, इसी से बाहर निकल जाएगा, इसी से रेस्पिरेट करेंगे, सब काम एक ही सेल करती जाएगी। तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो विर्चो के ये 2 पॉइंट ऐड हुए। अब जो मेन पॉइंट सेल थ्योरी में है वो क्या है? वैसे ये आरबीएससी का पॉइंट है, जो आरबीएससी में पहले बुक्स चलती थी कि सेल थ्योरी में एक पॉइंट एक्सपेंड किया जा रहा है। सीबीएसई में जब आप देखेंगे, जो भी आपका नया एनसीईआरटी कोर्स आ रहा है, उसमें 3 पॉइंट और उसके बाद में यूनी मल्टी और प्लांट एनिमल। बट आप लोगों से जब सेल थ्योरी तो सेल थ्योरी होती है, उसमें तो आप ये नहीं कहोगे कि मैम ये सीबीएसई की सेल थ्योरी है और ये आरबीएसई की सेल थ्योरी। नो, सेल थ्योरी थी। तो एक पॉइंट और आप लोगों को इसमें डिफाइन करना है, विर्चो और इन तीनों का मिलकर के वो पॉइंट जो था वो क्या है? हमारा जो 6th पॉइंट बनेगा वो बनेगा हेरिडिटी कैरी करना। हेरिडिटी को कैरी किया जाता है, कौन कैरी करके रखता है? एक सेल। मैम अब ये भी वर्ड नया सुनने में आ रहा है, आप लोगों के 8th में नया चैप्टर ऐड हुआ था अभी इस साल, क्या था? रिप्रोडक्शन। पढ़ा था ना? रिप्रोडक्शन जब हमने पढ़ा आरबीएससी के अंदर, तो वहां पर एक पॉइंट आया था मेंडल, याद है? लास्ट 3 लॉस पढ़े गए थे मेंडल के। मेंडल में जब आपको समझाया जा रहा था तो वहां आपके टीचर ने आपको एक हेरिडिटी वर्ड बोला होगा। हेरिडिटी का मतलब हेरिडिटियल कैरेक्टर्स। मम्मी पापा को देखिए, सिस्टर को देखिए, भैया को देखिए और खुद को देखिए। आप अपने मम्मा पापा के संग किसी मैरिज में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं और दूर बैठे, फिर भी कोई ना कोई पहचान जाता है कि आप उनके बच्चे हैं। मे बी आपकी फेस कट शायद पापा से मिलता हो, मे बी मम्मा से मिलता हो, आपकी हाइट मम्मा पे गई हो, आपका रंग पापा पे गया हो। तो जो ये मम्मा पापा के कैरेक्टर आ रहे हैं, क्या है ये आपके इनहेरिटेंस है। हेरिडिटी का मतलब है हेरिडिटियल कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से किस में आना? बच्चों में आना। तो पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग्स जो कैरेक्टर आ रहे हैं, वो हेरिडिटियल कैरेक्टर का आना जो प्रोसीड हो रहा है वो हेरिडिटी। तो एक पॉइंट ये भी है कि जो ये आते हैं ना हमारे अंदर, जैसे मम्मा पापा से हम में, हमारे से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, फर्दर जाते रहेंगे, ये जो कैरेक्टर या ये जो प्रोसेस है, ये कौन कैरी करके चलता है? एक सिंगल सेल। मम्मा की आईज की जो सेल है, वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं, जैसे ब्राउन आईज है, अगर मम्मा की, बच्चे की भी ब्राउन आईज है, पापा की ब्लैक थी, बच्चे की ब्राउन हो गई, तो वो हेरिडिटियल कैरेक्टर किसका आया? मम्मा का आया। तो कैरी कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। तो ये हुआ सेल थ्योरी के 6 पॉइंट। तो अभी तक हमने हमारे इस न्यू चैप्टर में क्या क्या रीड कर लिया? सबसे पहले हमने पढ़ा सेल क्या होता है। सबसे सिंपल सा डेफिनेशन ये रहा, सेल इज अ बेसिक यूनिट। राइट डाउन कर लेना कॉपी में, सेल इज अ बेसिक यूनिट। सेकेंड डेफिनेशन मैम सेम रिपीट बोलना है, सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा सा छोटा पॉइंट जो बन रहा है, जो उस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, बिल्डअप कर सकता है, वो है सेल। मैम फर्दर क्या होगा? जब एक सेल की स्टडी चल रही थी तो 2 साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक और ल्यूविन हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्च कर दी लिविंग सेल और रॉबर्ट हुक ने सर्च कर दी नॉन लिविंग सेल, और ल्यूविन हुक जो थे उन्होंने क्या सर्च कर दी? लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने मैम किस में की? रॉबर्ट हुक ने जो सर्च की थी वो की थी उसमें ट्री बार्क में। जो ट्री बार्क में सर्च किया गया था वो था नॉन लिविंग पार्ट, जो रॉबर्ट हुक ने सर्च किया। ट्री बार्क का मतलब क्या होता है मैम? पेड़ की छाल। पेड़ की छाल की एक पतली सी स्लाइस उनने ली, उनको उसमें कलर डाला उनने थोड़ा सा, जो आप लोगों को भी एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा अनियन पील का, कि उसको कलर दिया जाता है ताकि माइक्रोस्कोप में आपको वो क्लियर शो हो। ठीक है, तो जब उसमें कलर दिया गया, उसको थोड़ा सा कलराइज करके उनने क्या करा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसमें छोटे छोटे से बॉक्स दिख रहे थे, हनी कॉम के जैसे, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे।
और हर कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने बोला कि हर एक सिंगल कंपार्टमेंट सेल है। फिर आ गए ल्यूविनहुइक। ल्यूविनहुइक ने क्या किया, ल्यूविनहुइक ने भी समथिंग सेल थ्योरी दी, लेकिन उनने ये बोला कि जो ये सेल है ये कैसा है, लिविंग पार्ट है। और वो क्या था, बैक्टीरिया, जो कहाँ मिले उनको, पॉन्ड के पानी में, यानी तालाब के पानी के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आया कि जब ये दोनों ही सेल पता चल गई तो दो साइंटिस्ट और आ गए, श्लाइडन एंड श्वान। श्लाइडन श्वान ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर के एक सेल थ्योरी दे दी, जिनके पॉइंट सामने आपकी बोर्ड पे लिखे हुए। बेसिक यूनिट है, एक या एक से ज्यादा सेल ही हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाएगी। न्यू सेल हमेशा राइज होगी प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पहले वाली सेल से। फिर जो हमारे साइंटिस्ट थे विर्चो, जो इन दोनों के बाद ऐड हुए थे, उनने फर्दर पॉइंट ऐड करा। यूनी का मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और बहुत सारी सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। उनने बोला एनिमल और प्लांट दो तरीके के ही सेल होंगे, उस टाइम बोला गया। और लास्ट की एक सेल जो होगी वो क्या है, हेरिडिटी के कैरेक्टर्स को कैरी करेगी। यहां तक आपका स्टार्टिंग इंट्रो जो था सेल से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड क्या किए जाएंगे, क्वेश्चंस मैं आपको लिख रही हूं, आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स को कॉपी में करना है, ठीक है। यहां तक हमारा इंट्रो कंप्लीट हुआ है सेल का। अब तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सेल से रिलेटेड होगा कि सेल कैसे बनती है या क्या फर्दर जो भी इनमें पॉइंट्स हैं वो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ इन टॉपिक से रिलेटेड, आपको उनके आंसर्स अपनी लैंग्वेज में कॉपी में कंप्लीट करना है, ओके। हमारे अभी के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं वो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सेल। सेल का डेफिनेशन देना है, दोनों पॉइंट लिखना है, बेसिक वाला भी और उसके साथ में सेकंड पॉइंट कौन सा, स्मॉलेस्ट यूनिट वाला भी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द सेल थ्योरी। श्लाइडन एंड श्वान ने जो पॉइंट्स दिए थे, विर्चो वाला नहीं, पहले आपको श्लाइडन श्वान लिखना है, उसके बाद में आपको नोट लिखना है कि विर्चो नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया, फिर उनने जो 2 या 3 पॉइंट्स दिए वो लिखना है। तो टोटल आपके इसके 6 पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। उन साइंटिस्ट के नेम बताइए जिनने लिविंग सेल के बारे में और नॉन लिविंग सेल, सिर्फ नेम लिखने। एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है। ये है आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली करिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।